हाय स्टूडेंट्स। तो आप बोलोगे कि मैं 2 4 5 सेकंड लेट को दिखता हूँ, इसलिए दिखता हूँ क्योंकि उसको मैं ही ऑन करता हूँ, फिर मैं ही यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं ही कैमरा मैन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु और वॉट एवर तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे और वॉट एवर। चल भाई, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक इंक्लाइन है 37 डिग्री का और इस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, हमारे जैसे लोगों के लिए स्प्रिंग होती है। और मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ है और मान लो एक 2 किलो का ब्लॉक है। ये हम डेटा लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लो ये इससे 4 मीटर की दूरी पर है और इस केस में मान लो कि आपके पास दे रखा है कि ये इस पे आती है और इसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो 1 मीटर का है। ठीक है, और म्यू बराबर 0.5 है ऑल सर्फेसेस। मतलब पिछले से इस केस में हमने ऐसा माना था कि स्प्रिंग के नीचे म्यू 0.5 है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हर जगह म्यू 0.5 है। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया है कि इस केस में जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है वो कितना होगा। मैं राइटिंग देखो अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कृपया प्रोत्साहन दें मेरे को। नीचे कमेंट में लिखें कि हाँ सर आपकी राइटिंग पहले से अच्छी हो गई है, तो कम बेकार हो गई है, ऐसा लिखोगे आप। अच्छी तो खैर कभी नहीं हो सकती। लेट्स सी। तो यहाँ से चला और 1 मीटर और दब गया। तो अल्टीमेटली जो फाइनल कंडीशन है मैं यहाँ बना देता हूँ। अल्टीमेटली फाइनल कंडीशन ऐसी होगी कि ये स्प्रिंग एक दब चुकी है, तो नेचुरल लेंथ था, ये यहाँ पे आ चुकी है, ये 1 मीटर दब चुकी है और यहाँ से छूटा था 4 मीटर ऊपर से। तो अगर ये 37 है तो ये भी 37 है, तो 1 मीटर दब चुकी है। मतलब टोटल ये अपनी स्टार्टिंग वाली जगह से, अच्छा यहाँ पर ये मैक्सिमम कंप्रेशन है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका मतलब जहाँ से इसको छोड़ा था वहाँ से 4 और एक 5 मीटर नीचे आ चुकी है। तो अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये इतना नीचे आया और इसकी जो हाइट होगी, ये 5 है तो हाइट होगी आपके पास 5 sin 37। 5 sin 37 आपके पास 3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब 5 sin 37 आपके पास 3 मीटर आ गया तो h आ गया मेरे पास। h से हम लोग क्या करते हैं, h से हम लोग बेसिकली वर्क निकाल लेते हैं mg का। अब देखो यहाँ पे कितने काम है, यहाँ पर काम किस किस के हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ध्यान रखना यहाँ पे जहाँ छोड़ा वहां भी u0 था और वो जहां तक आया वहां पर v0 था, तो u और v दोनों 0 है। ठीक है, तो चेंजिंग काइनेटिक 0 होगी। अब ऑल में देखते हैं वर्क किस किस का है। mg का, स्प्रिंग का, फ्रिक्शन का, नॉर्मल का। 4 फोर्स है इस पे, mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स का वर्क लगेगा, फ्रिक्शन का वर्क लगेगा। अब इन चारों को वर्क को हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। mg का जो वर्क है वो कितना होगा, नीचे आ रहा तो प्लस mgh, तो मैंने 2 किलो दिया था तो 20 h कितना था बच्चों, ये 5 मीटर था। 5 sin 37 3, 20 × 3 कितना हो गया 60। सही है, नॉर्मल का कोई वर्क नहीं होगा स्टैटिक सरफेस पे। अब बच गया फ्रिक्शन स्प्रिंग का वर्क। स्प्रिंग का वर्क बहुत सिंपल होता है, हाफ के शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर, बाद में 1 मीटर दब गई तो माइनस k/2। इसको मैं थोड़ा इधर खोपचे में ले लेता हूँ। ठीक है, अब नॉर्मल का हो गया, स्प्रिंग का हो गया। अब मेरे पास बच गया काम किसका, फ्रिक्शन का। अब फ्रिक्शन का काम थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ, तो फ्रिक्शन को देखते हैं क्या होगा। अब इस केस में देखो जो फ्रिक्शन होगा इसमें नॉर्मल एम जी कॉस थीटा होता है, तो फ्रिक्शन बेसिकली होगा क्या, फ्रिक्शन जो आपके पास होगा वो होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू आपके पास सभी सरफेस के लिए 0.5 है, m2g10 कॉस थीटा इज कॉस 37। ठीक है, तो 2 × 0.5 इज 1, 1 × 10 इज 10, cos 37 is 4/5, that is 0.8, 10 into 0.8 is 8। अब वो कह रहा है फ्रिक्शन पे थोड़ा काम करते हैं, तो मैं आराम से बैठ के काम करता हूँ। देखो भाई, ये ब्लॉक 5 मीटर चला इधर, मैं स्प्रिंग नहीं बना रहा, फ्रिक्शन इधर लगी 8, फ्रिक्शन ऊपर
डिस्प्लेसमेंट नीचे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, पाई। तो फ्रिक्शन का जो काम हो गया वो आपके पास हो गया एफ एस कॉस पाई। फ्रिक्शन 8, डिस्प्लेसमेंट 5, कॉस पाई -1, तो 8 इंटू 5 40। इसका मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, -40 हो गया। ठीक है, और फ्रिक्शन का वर्क डन -40 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास mg का वर्क आ गया, स्प्रिंग का वर्क आ गया, फ्रिक्शन का वर्क आ गया, नॉर्मल का वर्क मुझे पता ही है 0 होता है। तो हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लेट्स सी वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग छापते रहो कृपया करके पॉज करके। अब इसको मैंने मिटाया तो मेरे पास हो गया mg का वर्क, स्प्रिंग का वर्क, फ्रिक्शन, नॉर्मल, चेंजिंग काइनेटिक जो कि 0 थी। mg का वर्क सिंपल है 60, स्प्रिंग का वर्क -k/2, फ्रिक्शन का वर्क 8, नॉर्मल का वर्क 0 इज इक्वल टू 0। तो 60 + 8, 60 + 8 कितना हो गया बच्चों, 60 + 8 हो गया 128 आई थिंक, इज इक्वल टू k/2। ठीक है, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास हो गई 256। ठीक है, तो k कम्स आउट टू 256। ठीक है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो, गलती मैंने की है पूछो क्या। मैंने mg का वर्क लिखा 60, नॉर्मल का वर्क लिखा 0, स्प्रिंग का वर्क लिखा -k/2। ये मैंने 8 क्या लिख दिया, कहाँ से 8 आया ये। अच्छा, फ्रिक्शन 8 है क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क -40 है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां इंसान करते रहता है, और इंसान ऐसी गलती करनी चाहिए क्योंकि इंसान गलतियां करता है, इंसान भगवान नहीं भाई साहब। तो 60 में 40 के 20, k/2 बराबर 20, k कितना आ गया 40। तो ये एक हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, k 40 आ गया, तो आप लोग इसको फटाफट छाप लो। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ कूच करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक आध क्वेश्चन और करेंगे, छोटे छोटे काफी सारे सवाल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत सारे सवाल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, लिखो। चलो, अगला क्वेश्चन है कि मान लो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, ठीक है, अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर, और इसका के दे रखा है 1000 न्यूटन पर मीटर। अब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचने में कितना काम होगा, है कुछ नहीं सवाल में, लेकिन सवाल में एक चीज है कि वर्क डन ये नहीं बताया गया, ये नहीं बोला गया कि किसने वर्क डन किया। तो ध्यान रखना कि अगर नहीं बोला गया हो कि वर्क डन किसका है, इसका मतलब वर्क डन है किसका, वर्क डन सिंपल सी बात है एक्सटर्नल फोर्स का, तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना, और इसी का वर्क डन पूछा गया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींच देगा, इसका वर्क डन करना है। अब इस सिस्टम में एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक स्प्रिंग फोर्स है, इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक। यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का मास 0 होता है, तो मास 0, सब कुछ 0, कोई चक्कर नहीं काइनेटिक एनर्जी का, है ना, खत्म करो। अब स्प्रिंग का वर्क होता है हाफ के शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर, ये तो होता है, तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर बराबर कितना 0। शुरू में स्प्रिंग 0 खींची हुई थी, बाद में 2 सेंटीमीटर खींची, तो मेरा काम हो गया हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, अब के कितना आपके पास, के आपके पास 1000 है, तो 1000/2 एक्स फाइनल। ठीक है, अब एक्स फाइनल, बाद में स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर खींची, तो ध्यान रखना 2 सेंटीमीटर है, ये सब ऐसा ही में चल रहा है, तो 2 सेंटीमीटर को 2/100 मीटर लिख दो, और इनिशियल कितना है 0 है। ठीक है, तो आपके पास जो वर्क हो गया उस फोर्स का वो हो गया 1000/2 इंटू 2/100 का स्क्वायर,
2 का 4 और 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। आपके पास 3 जीरो हैं तो 2 जीरो 1 जीरो यहाँ कट गए, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2/10 मतलब 0.2 जूल। तो आपका वर्क डन 0.2 जूल हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, बस खास बात ये है कि आपको ये समझाया गया है कि जब नहीं मेंशन हो वर्क किसका है, तो जो वर्क है वो किसका होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स का होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, छापते चलो पॉज करके। चलो अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक छोटा सा एम मास है, उसको एक कोई फोर्स है वो पुल कर रहा है। ठीक है, अब ये रफ सरफेस है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो इस फोर्स को एफ लिख देते हैं। तो अ वेरिएबल फोर्स एफ पुल्स एम फ्रॉम ए टू बी स्लोली। एक फोर्स धीमे धीमे ए से बी ले जा रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें सोचने की बात यह है कि स्लोली वर्ड क्यों यूज किया गया। चलो बात की बात है, और ये फोर्स वेरिएबल क्यों है ये भी समझा देता हूँ। एक्चुअली जैसे कहीं कहीं पे स्लोप ज्यादा होगी फोर्स ज्यादा लगाना, कहीं स्लोप कम होगी फोर्स कम लगेगा। ठीक है ना, तो ये फोर्स जो होगा वेरिएबल होगा। और स्लोली ले आने का मतलब धीमे धीमे ले आना, तो हो सकता है कहीं ऐसे पे हो, तो यहाँ नीचे आ रहा है तो बेसिकली आपको रोकना पड़ रहा है ताकि उसकी स्पीड ना बढ़े क्योंकि स्लोली है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे आती है उसकी स्पीड बढ़ गई हो, मान लो ऐसे खाई सी है, तो आपको उसको रोकना पड़ रहा है, तो आपको फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा है। तो आपका फोर्स जो है बेसिकली वेरिएबल होगा, हमेशा सेम नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स वेरिएबल टेंजेंशियल वेरिएबल फोर्स, मैं ये भी दे देता हूँ कि ये फोर्स टेंजेंशियल, इसकी टेंजेंशियल है, वो वेरिएबल टेंजेंशियल वेरिएबल फोर्स एफ पुल्स एम फ्रॉम ए टू बी स्लोली, देन व्हाट इज वर्क डन। अब नेचुरली वर्क डन किसका, इसी फोर्स का। ठीक है, अब ये बेस एक्स दे रखा है, हाइट वाई दे रखी है, तो ये सवाल अच्छा सवाल है। और इसका लास्ट सवाल भी है, इसके बाद फिर और सवाल करेंगे। कम से कम एक आध लेक्चर और बन सकते हैं 20-20 मिनट के वर्क एनर्जी थ्योरम पे, क्योंकि वही मेन चीज ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करना। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगी। अब जब इस पर चलेगा तो एम का वर्क, स्प्रिंग का वर्क ना, नॉर्मल का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क, अप्लाइड फोर्स का वर्क, चेंज इन काइनेटिक जीरो, क्योंकि यहाँ भी रुका हुआ, यहाँ भी स्लोली का मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी रुका हुआ, वहाँ भी रुका, दोनों जगह रुका हुआ है। अब इसमें से नॉर्मल का वर्क जीरो क्योंकि स्टैटिक सरफेस है। अब बचा किसका, एम फ्रिक्शन और फोर्स का वर्क, ये निकालना है। एम का वर्क बच्चे बच्चों को पता ऊपर जा रहा है, तो इसको भूल जाओ, मान लो एम नीचे वाई ऊपर है, तो एम वाई कॉस पाए माइनस एम वाई प्लस फ्रिक्शन का वर्क प्लस फोर्स का वर्क इज इक्वल टू जीरो। तो फोर्स का वर्क होगा एम वाई माइनस फ्रिक्शन का वर्क। अगर आप फ्रिक्शन का वर्क निकाल सकते हो तो आप फोर्स का वर्क निकाल सकते हो। ठीक है, तो बात है कि मैं फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकालूं, सारा खेल इस चीज का। अब यही सारी गणित है कि हम फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकालें। तो लेट्स सी, आप इसको पॉज करके लिखो, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो कोई इंक्लाइन होता तो निकाल लेते, अभी उबड़ खाबड़ सरफेस है। तो लेट्स सी, हम किसी भी सरफेस को, जैसे मान लो उबड़ खाबड़ सरफेस है, हम उसको छोटे छोटे इंक्लाइन से डिवाइड कर सकते हैं। मेरी बात समझ, जैसे कभी बड़ा एंगल कभी छोटा एंगल। ठीक है, कभी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मान लो नीचे आ गया
तो नीचे पे आएगा तो इंक्लाइन है, कभी एंगल ज़्यादा कभी एंगल कम। तो हम कैसे भी सरफेस को छोटे छोटे कर्व्स में डिवाइड करते हैं, मतलब छोटे छोटे इंक्लाइन में, ये ऐसा इंक्लाइन कम हो गया, एंगल नीचे हो गया, वट एवर। तो एक छोटी सी बात करते हैं, मान लो जैसे कि सपोज ये कोई इंक्लाइन है और बॉडी को आप एक टेंजेंशियल फोर्स ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स ऊपर ले जा रहे हो तो mg यहाँ होगा। mg के दो कंपोनेंट होते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होता है, तो पता ही है यार आपको, ये mg cos थीटा होता है, ये mg sin थीटा होता है, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल mg cos थीटा बराबर होता है फ्रिक्शन म्यू एन होता है, म्यू mg cos थीटा होता है, ठीक है, पता है आपको। अब जब ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर है, मान लो ये आपके पास L है, ठीक है, और इनके बीच का मान लो L चला, एंगल पाई हो गया, तो फ्रिक्शन का वर्क होगा माइनस एफ एल कॉस पाई। एफ होता है म्यू mg cos थीटा, cos पाई इज -1। L cos थीटा क्या होगा, L cos थीटा x होगा, तो ये हो गया माइनस म्यू mg x, ठीक है, माइनस म्यू mg x। ये वर्क हो गया फ्रिक्शन का। सोचो आप एक सीधी सरफेस पे भी x चलते, तो सीधी सरफेस से फ्रिक्शन म्यू mg होता, बीच का एंगल पाई है। अब सीधी सरफेस से फ्रिक्शन का वर्क क्या होता, माइनस म्यू mg x cos पाई, म्यू mg इंटू एक्स इंटू cos पाई। सपोज आप नीचे आ रहे होते तो फ्रिक्शन ऊपर लगता, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करो, बाहर से ना कुछ स्टेन गन चलाने की आवाज आ रही बच्चों की, मैं उनको बंद करा के आता हूँ। हाँ भाई, तो अगर कोई चीज नीचे आती है, ठीक है, तो भी mg cos थीटा mg sin थीटा, तो भी फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, मान लो ये L चलती है, ये x है, तो फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, माइनस एफ एल कॉस पाई, एफ होता है आपके पास म्यू mg cos थीटा इंटू एल, कॉस पाई का -1, एल cos थीटा भी कितना हो गया x। सोचने की बात क्या है, एक चीज ऊपर जाए, सीधे चले, नीचे चले, कुछ भी करे, ठीक है, जो फ्रिक्शन का वर्क है माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। फ्रिक्शन का वर्क हमेशा इस पर डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, इतना कितना क्या मतलब, नीचे कितना मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, अब चलते हैं आगे। डब आप लिख लो। अब कोई भी कर्व है, आप सोचो जैसे कि मान लो कोई कर्व है, कैसा भी कर्व है, वो बेसिकली क्या हुआ, कई सारे छोटे छोटे इंक्लाइन का सम है, इंक्लाइन का, हॉरिजॉन्टल स्पेसेस का सम ही तो है। मान लो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस x1 है, ये x2 है, x3 है, x4 है, तो अगर मैं किसी चीज को खींच के ले जा रहा हूँ, अंधेरा हो गया, 2 सेकंड रुको आप। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कोई भी कर्व है, बेसिकली हम उसको कई सारे हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, x1 x2 x3 x4। मान लो ये टोटल x है। अब फ्रिक्शन का वर्क इस छोटे से हिस्से में होगा, म्यू mg x1, इसमें म्यू mg x2, इसमें म्यू mg x3। तो फ्रिक्शन का टोटल वर्क क्या होगा, म्यू mg x1 प्लस x2 एंड सो ऑन, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। अब इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, म्यू mg x ही आएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू mg x हो गया, काम खत्म। तो बेसिकली
जब उस कर्व में मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, ये डिस्टेंस x है, तो a से b तक जो फ्रिक्शन है उसका वर्क आता है माइनस म्यू एम जी एक्स। फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू एम जी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी एम जी का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क, नॉर्मल का वर्क, अप्लाइड फोर्स का वर्क था जीरो। नॉर्मल का वर्क जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से आया था कि जो अप्लाइड फोर्स का वर्क है, ठीक है, वो है एम जी का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क का नेगेटिव। एम जी का वर्क था, ये वाई था, तो माइनस एम जी वाई, तो माइनस करके प्लस एम जी वाई। फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू एम जी एक्स था, तो प्लस एम जी एक्स हो गया, प्लस म्यू एम जी एक्स। एम जी कॉमन ले सकते हो, वाई प्लस म्यू एक्स। ये आपके पास फोर्स का वर्क हो। अब इस वर्क के बाद एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि बच्चे कहते हैं कि सर आपने दो चीज़ों का यूज़ किया। एक चीज़ का ये यूज़ किया कि आपने बोला कि प्रोसेस स्लो है, और आपने एक इस वक्तव्य का यूज़ किया कि फोर्स टेंजेंशियल है। इन दोनों वर्ड की महत्ता क्या है? मैं बताऊँ, कई ऐसे लोग हैं जो सवाल को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो ये समझाना भूल जाते हैं कि टेंजेंशियल और स्लोली वर्ड का यूज़ क्या है। मैं आपको इन दोनों वर्ड को ही समझाता हूँ। एक्चुअली अगर यहाँ पे टेंजेंशियल और स्लोली वर्ड नहीं होता तो आप ये सवाल कर ही नहीं सकते थे। तो टेंजेंशियल और स्लोली का यूज़ क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिख लो पॉज करके। देखो, mg का वर्क कोई भी निकाल सकता है। फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, और ये तभी है ना, फॉर दिस, इस चीज के लिए फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए। तो होता क्या है कि बेसिकली फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा होता है ना, तो वर्क डन हो जाता है माइनस, समझ रहे हो आप? क्योंकि इससे वर्क डन हो जाता है माइनस एफ एल, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एल, और एल कॉस थीटा एक्स आ जाता है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा होगा तभी काम होगा। अब फॉर फ्रिक्शन बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा, जो कि म्यू एन होता है, नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा होना चाहिए। नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के लिए ही, है ना, और फॉर नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा, अगर नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा रखना है, फोर्स मस्ट बी टेंजेंशियल। फोर्स को टेंजेंशियल होना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा देखो सोचो, ये एक इंक्लाइन है, सोचो इस पर क्या होता है। mg के दो कंपोनेंट लगते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है, इधर नॉर्मल होता है। ठीक, अगर फोर्स यहां होगा, मान लो एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर नॉर्मल प्लस एफ साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो n प्लस एफ साइन अल्फा अगर mg cos थीटा होगा तो n mg cos थीटा नहीं होगा। सिमिलरली अगर फोर्स नीचे की तरफ हुआ, मान लो फोर्स यहाँ होता है, तो मान लो ये एंगल अल्फा है, तो एफ कॉस अल्फा यहाँ पे एफ साइन अल्फा, तब एफ साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस थीटा नॉर्मल होगा, तो भी नॉर्मल की वैल्यू बदल जाएगी। तो नॉर्मल अगर एफ यहाँ या यहाँ हुआ, है ना, अगर एफ यहाँ हुआ तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा होगा, लेकिन अगर एफ यहाँ हुआ या फिर यहाँ हुआ तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा नहीं होगा। नॉर्मल एम जी कॉस थीटा नहीं होगा तो ये सवाल किसी के बाप से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चों के बाप से सॉल्व भी नहीं होगा, बहुत दिक्कत पड़ जाएगी उसमें। ठीक है, अब तुम कहोगे ये तो होगा सर स्लोली का क्या यूज है। स्लोली का और खतरनाक यूज है। कैसे, मैं समझाता हूँ, आप लोग इसको लिख लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते रह चलते हैं, हर सेकंड लिखते चलो पॉज पॉज करके, अच्छी बात है, छोटा बोर्ड है, फायदा उठाओ। ठीक है, बड़ा बोर्ड ले तो लें, लेकिन बड़े बोर्ड में फिर इकट्ठे बहुत कुछ हो जाएगा। हैंड टू हैंड लिखते रहो, इट्स गुड। अब स्लोली का यूज समझ लेना। वाई स्लोली, स्लोली वर्ड क्यों यूज किया गया? एक्चुअली क्या होता है कि कर्व है कोई, मान लो छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये कोई कर्व है, समझना मेरी बात, इसका टेंजेंट बना लिया थीटा है, तो मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, तो mg के दो कंपोनेंट होते हैं,
ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। ये छोटा सा इंक्लाइन है, इधर नॉर्मल। अब ये बेसिकली कर्व है, ठीक है, और इसकी एक स्पीड है। अब सोचो, एक्चुअली कर्व है तो कर्व का एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा। अब कायदे से अगर सेंटर है तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन बराबर एम वी स्क्वायर बार होगा। कर्व है तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बार। अब आप सोचना इस चीज को, अगर तो स्पीड जीरो है तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा होगा, लेकिन अगर स्पीड नॉन जीरो है तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा नहीं होगा। तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा तभी हो सकता है ओनली इफ स्पीड बराबर जीरो, अदरवाइज ये एम जी कॉस थीटा नहीं होगा। इसीलिए नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा करने के लिए ही नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा करने के लिए ही फोर्स टेंजेंशियल है, नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा करने के लिए ही स्पीड जो है वो मैंने बहुत कम यानी कि जीरो दे रखी। तो दोनों एक ही काम करते हैं, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा करते हैं, इससे फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा होता है, जिससे फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। अदरवाइज ये सवाल करना हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था, हमने कर लिया। अब ऐसे कुछ और सवाल करेंगे मुश्किल मुश्किल, ठीक है। चिल मारो। ओके बच्चों, बाय। पॉज करके लिख लेना।